नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पिछले सालों के प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के। इससे पहले भी पीवाईक्यू सीरीज की काफी वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप लोग को अगर वो नहीं देखी आप लोगों ने तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। व्हेन वॉज झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ऑप्शंस क्या हैं? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, फिर क्या है 2 अगस्त 1998, फिर क्या है 5 जुलाई 1997, 1997। अब देखिए, ये क्वेश्चन सोच के आप लोग को लगेगा क्या हम लोग को सारी तारीख भी याद करनी है, इतना फैक्ट याद करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, झारखंड अलग हुआ है बिहार से, ये चीज तो पहले आपको पता होनी चाहिए। जब आप जीएस पढ़ेंगे आसानी समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, कौन से साल में अलग हुआ है? झारखंड को बिहार से अलग करा गया 2000 में, सन 2000 में अलग करा गया। अब इसमें आप देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट डेट को याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। 2000 में अलग हुआ। बाकी ऑप्शंस देखे तो कोई 1999 का है, कोई 98 का है, कोई 97 का है। सीधा सीधा यहाँ पे एक सीधा आंसर हमें समझ में आ रहा है, वो क्या है 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कभी कभी हमें एलिमिनेशन भी करना है, कुछ कॉमन सेंस भी लगानी है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एट प्रेजेंट? वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? क्या क्या ऑप्शन है? 240, 243, 245 या 250? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 243। जो विधानसभा की बात हो रही है, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे कितने मेंबर्स हैं? 243। मतलब इतनों पे क्या होगा? चुनाव होगा आपका, और ये इतने आपके क्या बनेंगे? विधायक बनेंगे। कितने मेंबर्स हैं? 243 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नानावती कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर? नानावती आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या क्या ऑप्शन है? 1984, 1994, 1999 या 2000? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2000 में नानावती आयोग की स्थापना करी गई थी। कौन सा? नानावती कमीशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज? नौकरशाही का कार्य है टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए, टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के लिए, टू हेल्प द मिनिस्टर्स, मंत्रियों की मदद करने के लिए, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। देखिए, आप लोग खुद अभी जा रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, मतलब आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, एक नौकरशाह बनने जा रहे हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। आप मान लीजिए एसडीएम बनते हैं बीपीएससी से, या यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनते हैं। तो आपका काम क्या क्या होगा? पहले चीज तो जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं उसको आपको लागू कराना होगा, उसी वही प्रशासन होता है। नीतियां बना दी सरकार ने, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे डीएम लोग करते हैं, एसडीएम करते हैं। फिर प्रशासन चलाने के लिए तो ये जरूरी है ही। फिर मंत्रियों की मदद की, जब आप सचिव बन जाएंगे, सचिवालय में बैठेंगे, तो आपको मंत्रियों की मदद भी करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि ज्यादातर मंत्री लोग जो हैं उनको इतना क्या कहते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में नहीं पता होता, तो उसमें उनका सहयोग कौन करता है, उनको समझाता कौन है? आपका सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट समझाता है। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब देखिए, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दे रखे हैं कि हमें राइट टू इक्वालिटी चाहिए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन मान लीजिए उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आपको कहीं जाना भी तो पड़ेगा ताकि उसको लागू कराया जा सके। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कहाँ पे लागू हो सकता है? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में सभी न्यायालय, पार्लियामेंट, संसद, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको वायलेट करा जा रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, उच्च न्यायालय जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। बाकी जगह नहीं जाओगे कहीं पे भी। ठीक है। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया का सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं हर जिले में। हमें कहाँ जाना है? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? अब देखिए, हमारे राष्ट्रपति चुन के आते हैं। राष्ट्रपति को चुनता कौन है? लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं
जो इलेक्टेड सांसद है, क्योंकि कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड वालों को राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। और बाकी जो हर राज्यों के जितने एमएलए हैं, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, वो वोट डालते हैं। आम जनता वोट नहीं करती प्रेसिडेंट के चुनाव में। आप प्रेसिडेंट चुन के आ गए, मान लीजिए उनको हमें हटाना है, कोई ऐसी बात हो गई, इसका भी ग्राउंड दे रखा है, राष्ट्रपति को हटाना है, तो उसका उनको हटाने का तरीका को बोला जाता है इम्पीचमेंट या महाभियोग। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन हटाता है उनको। ऑप्शंस क्या है? लोकसभा, संसद या पार्लियामेंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या प्रधानमंत्री बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो अब करेक्ट आंसर है वो है संसद द्वारा, बाय पार्लियामेंट। क्योंकि जो प्रस्ताव पारित करना होता है वो दोनों सदनों में पारित करना होगा आपको, लोकसभा में भी करना होगा और राज्यसभा में भी। इसीलिए लोकसभा सही आंसर नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना ही प्रधानमंत्री, कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों के ऊपर आते हैं, मुख्य न्यायाधीश के भी ऊपर है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, प्रोटोकॉल में, और प्रधानमंत्री के भी ऊपर है। तो इनको अगर हटाना है तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करना होता है, जो दोनों सदनों से पारित होना होता है। तो क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? एग्रीकल्चर, कृषि, एजुकेशन, शिक्षा, पुलिस या डिफेंस, रक्षा। देखिए आपकी 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, और आपकी हो गई कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या है, डिफेंस जो आर्मी होती है वो किसके पास में होती है? वो केंद्र सरकार के पास में होती है। तो सेना हो गई आपकी, जो डिफेंस और रक्षा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उनकी अगर हमें रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो है केंद्र सरकार की। डिफेंस तो हो नहीं सकता। पुलिस, पुलिस आती है राज्य सरकार में, वो आएगी आपकी स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। और जो एग्रीकल्चर है वो भी आपकी राज्य सूची में आता है। बस जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो आती है आपके कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द पंचायती राज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? देखो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जिस कमेटी ने रिकमेंड करा था पंचायती राज को बनाने का, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? देखिए ऑप्शन है अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, फिर बलवंत राय मेहता या जीवराज मेहता। ठीक है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता हैं थे उस समिति के अध्यक्ष जिन्होंने सिफारिश की थी कि पंचायती राज की स्थापना करी जाए, इंडिया में, भारत में करी जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है? बलवंत राय मेहता। कुछ कुछ हल्का फुल्का फैक्ट तो याद रखना है, जैसे जब आपको पीडीएफ मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, जब आप उसमें देखेंगे तो हर कमेटी के अध्यक्ष बताए गए होंगे, तो थोड़ी बहुत चीजें याद तो करनी ही पड़ेंगी। तो इसके चेयरमैन कौन है? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा? देखिए जो भी अभी लोकसभा की सीट्स है वो जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाती, किस राज्य को कितनी मिलनी है। सबसे ज्यादा सीट्स लोकसभा की किस राज्य से आती? वो आती उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और कौन सी जनसंख्या के हिसाब से सीटें मिली हुई है? वो मिली हुई 1971 की जनगणना से। अब ये बोला जा रहा है कब तक 1971 की जनगणना पे हम चुनाव कराएंगे, मतलब कब तक 1931 नहीं 1971 1971 की जनगणना पर कब तक सीट्स आधारित रहेंगी? ऑप्शंस क्या हैं? 2031, 2026, 2021 या 2011। इसका करेक्ट आंसर है आपका 2026 बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी, 2026। 2026 तक ये जो 1971 सेंसस है उस हिसाब से जो सीटें एलिकोएट हो गई हैं वो सेम रहेंगी, फ्रीज रहेंगी, कब तक? 2026 तक। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां शुरू की गई? देखिए सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन तो आपका देखिए यही बन जा रहा है, सबसे पहले पंचायती राज कहां शुरू हुआ? वो तो हुआ राजस्थान में। लेकिन इस क्वेश्चन ने एक लेवल और आगे पूछा है कि राजस्थान में तो हुआ था, वो तो हमें भी पता है, लेकिन दूसरा राज्य बताइए। तो क्या क्या ऑप्शन है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला राज्य आपका है राजस्थान और दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? होगा डी, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम पहली बार तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है? वो हुआ है आपका राजस्थान में, और जो दूसरा राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये थी इस वीडियो के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। धन्यवाद।